डियर स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 11th सिविक्स के अंतर्गत आपका टॉपिक है सरकार के अंग। लेसन 4 कार्यपालिका स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, उसके बाद लेसन 4 स्टार्ट करेंगे। तो पहले आज सरकार के अंग के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बाद जो है लेसन 4 जो आपका कार्यपालिका उस टॉपिक से वो विषय वस्तु को आगे बढ़ाएंगे। तो सरकार के अंग के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सरकार के जो है 3 अंग हैं। सबसे फर्स्ट है व्यवस्थापिका। पहला अंग क्या है? व्यवस्थापिका। दूसरा क्या है? कार्यपालिका। और तीसरा है न्यायपालिका। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व कक्षाओं में भी आप संक्षेप में आप अध्ययन कर चुके हैं। सरकार के अंगों को 3 वर्गों में रखा गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है व्यवस्थापिका, सेकंड है कार्यपालिका और थर्ड है न्यायपालिका। 3 अंगों में डिवाइड किया गया है। लोकतंत्री शासन व्यवस्था वर्तमान समय की शासन व्यवस्था है। विश्व में सभी देशों में लगभग पहले प्राचीन काल से ही राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, जिसमें राजा शासन करता था। उसका पद जो होता था वंशानुगत होता था, यानी उसी के जो भी राजा होता था, जब उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसी के वंश का कोई न कोई व्यक्ति शासक बनता था, राजा बनता था। उसका उत्तराधिकारी उसी के वंश का होता था। लेकिन ये शासन व्यवस्था काफ़ी दिनों तक चलती रही। जैसे जैसे शासकों के अत्याचार बढ़ते गए, शासक निरंकुश हो गए। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं प्राप्त था, जनता को सरकार की नीतियों का आलोचना करने का अधिकार नहीं था, जनता को समानता का अधिकार नहीं था, जनता को राजा के खिलाफ किसी भी प्रकार का आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं था, राजा या शासक के खिलाफ कोई भी तरह का आलोचना करने का अधिकार नहीं था। तो इस तरह से एक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था बहुत दिनों से चली आ रही थी, जिसमें जनता के ऊपर जब अत्याचार बढ़ते गए, करों का बोझ वृद्धि होता गया, क्योंकि जब राजा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करों को वृद्धि करता था बिना किसी सोचे समझे, तो ऐसे स्थितियों में जो है जनता जो है करों के बोझ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, उसके अत्याचारों से परेशान हो गई और शासक के खिलाफ जो है क्या किए, उसने आवाज़ उठाई, विद्रोह किए, क्रांति हुआ और उस देश में वो शासन व्यवस्था समाप्त हो गई। तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विश्व में समाप्त हो जाने के पश्चात उसके पश्चात विश्व में सभी देशों में लगभग लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हुई। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था इस तरह से बनाया गया कि एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसा हो, किस तरह से सरकार के अंगों का डिवीज़न किया जाए और उसके जब अंगों को बांट दिया जाएगा कई वर्गों में, उसकी शक्तियाँ बढ़ जाएगी, तो किसी भी तरीके से जो सरकार होगी वो मनमाने तरीके से कार्य नहीं करेगी। उसके एक सीमाएं होंगी और उस सीमाओं के अंतर्गत ही वह अपने कार्यों को संपादित करेगी। तो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में सरकार के अंगों का विभाजन इसीलिए किया गया था कि जनता के हितों को ध्यान में रखकर किया गया था, जिससे जनता के हितों को आगे बढ़ाया जा सके, जनता को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न होने पाए, देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, एक आम राय, एक आम जो है लोगों की राय बनी रहे सरकार के पक्ष में, सरकार के लिए उनकी मतलब निष्ठा हो, किसी प्रकार का विद्रोहात्मक स्वरूप न हो। इस तरह से लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था ऐसी बनाई गई थी कि जिसमें सरकार के अंगों का विभाजन किया गया था, जिससे लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था स्थायी रूप से चलती रहे और किसी भी रूप में कोई अव्यवस्था न फैलने पाए। तो इसलिए सरकार के अंगों का विभाजन किया गया था, उसके शक्तियों का विभाजन किया गया था, उनकी सीमाओं का निर्धारण किया गया था कि सरकार के सभी अंग अपनी अपनी सीमाओं में कैसे कार्य करेंगे, कैसे उनकी शक्तियों का विभाजन किया गया था, जिससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न होने पाए। तो इस तरह से यहाँ पे सरकार के अंगों के विभाजन के कारण जो है जो 3 वर्ग किए गए थे, व्यवस्थापिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका में। इनके पीछे का जो उद्देश्य था वो यही था कि सरकार के जो अलग अलग अंग हैं वे अपने सीमा में रह करके, अपने परिधि में रह करके अपने कार्यों को संपादित करेंगे, किसी भी रूप में एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे और जनता के हित में कार्य करेंगे, जन कल्याण के लिए जो है नीतियां बनाएंगे और अपनी सीमाओं में रह करके देश का शासन संचालित करेंगे। तो यहाँ पे भी सरकार के जो अंग थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में जिसमें संसद है, संसद के 3 अंग होते हैं। फर्स्ट है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इस तरह से संसद के 3 अंग हैं, यानी व्यवस्थापिका मीन्स केंद्रीय व्यवस्थापिका, जिसे संसद भी कहा जाता है, और इसके जो है कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड है लोकसभा, थर्ड है राज्यसभा। तो संसद के 3 अंग हो गए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसी को संयुक्त रूप से सभी को मिला करके क्या नाम दिया गया है? संसद। चाहे इसे बोलें केंद्रीय व्यवस्थापिका, दोनों एक ही चीज़ है। चाहे इसे हम संसद बोलें या फिर क्या बोलें, केंद्रीय व्यवस्थापिका। तो इस तरह से संसद के 3 अंग हो गए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस तरह से इनके ये विभाजन हैं। तो सरकार का जो पहला अंग है व्यवस्थापिका है, दूसरा है कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में कौन कौन आएगा? तो कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद है। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। अब देखें, इसमें ध्यान देंगे, ज़्यादातर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल में जो होते हैं वो केंद्रीय मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री। तो प्रधानमंत्री के साथ जो मीटिंग होती है वो केंद्रीय मंत्रियों के साथ होता है, इसीलिए इसे मंत्रिमंडल नाम दिया गया। जिसमें और मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तीनों को मिलाकर के मंत्रिपरिषद कहा जाता है। लेकिन जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उन्हें मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो इस तरह से अगर पूरा पूछा जाए तो तीनों जो मंत्रियों की जो श्रेणियां हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तीनों को संयुक्त रूप से क्या नाम दिया गया है? मंत्रिपरिषद। और जो मुख्य जो मंत्रिमंडल है, जो मुख्य केंद्रीय जो मंत्री होते हैं, केंद्रीय जो मंत्री होते हैं उन्हीं को क्या नाम दिया गया है? मंत्रिमंडल नाम दिया गया है। वैसे मंत्रियों की जो श्रेणी होती है 3 होती है, केंद्रीय, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो मंत्रियों की जो श्रेणी पूछी जाती है, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं केंद्र सरकार में, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तीनों को संयुक्त रूप से, तीनों को मिला करके क्या नाम दिया जाता है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, तीनों को मिला करके मंत्रिपरिषद कहा जाता है। लेकिन केंद्रीय मंत्रियों को क्या नाम दिया गया है? मंत्रिमंडल। तो इस तरह से प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को क्या नाम दिया गया? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के जो अंग हैं, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल कहलाएगा। वो किसके अंतर्गत आएगा? कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा। सरकार का जो तीसरा अंग है न्यायपालिका, जिसमें कौन कौन आएंगे? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आते हैं। तो इस तरह से सरकार के 3 अंग हैं, तीनों के अपने अपने सीमाएं हैं, अपने अपने कार्य करने का एक दायरा है। व्यवस्थापिका का कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। क्या काम है? कानून का निर्माण करना। तो व्यवस्थापिका का कार्य है कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का क्या कार्य है? कानून को लागू करना। कानून को
लागू करना। तो यहाँ पे व्यवस्थापिका जो है मेन संसद, कानून का निर्माण होता है संसद में। जैसे कि आप जानते हैं संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद में जो कानून बनता है पहले उसका नाम विधेयक होता है। क्या होता है? बिल या विधेयक या प्रस्ताव। तो कोई भी बिल या विधेयक या प्रस्ताव जैसे लोकसभा में आया तुरंत कानून नहीं बन जाता, पहले लोकसभा में उस पर चर्चा होती है और उसके बाद जो है 2/3 बहुमत से वहाँ पे वो विधेयक पास होता है या पारित होता है। इसके पश्चात जो है कहाँ पे जाएगा? राज्यसभा में। यहाँ पे भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाने के पश्चात फिर कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए। तो एक प्रक्रिया होती है, पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है। इस तरह से विधेयक पारित होते हुए राष्ट्रपति के सिग्नेचर के पश्चात ही वो विधेयक क्या बन जाता है? कानून का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पे स्थितियाँ ऐसी हैं कि पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है। इसके पश्चात वो बिल हो या उसका नाम विधेयक कह सकते हैं। उसके बाद जब वो सिग्नेचर हो जाने के पश्चात वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो इस तरह से व्यवस्थापिका में संसद में क्या होता है? कानून का निर्माण होता है। अब अगली कड़ी क्या है? कार्यपालिका है। कार्यपालिका का क्या कार्य है? कानून को लागू करना, यानी देश में सरकार, केंद्र सरकार जो है शासन करती है, तो पूरे देश में कानूनों को लागू करने का अधिकार किसे है? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में कौन आ रहे हैं? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल। तो इस तरह से कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो है वो क्या करता है? कानून को लागू करता है। सरकार का तीसरा अंग क्या है? न्यायपालिका। अब न्यायपालिका का कार्य क्या है? कानून का पालन कराना, कानून का पालन कराना। तो इस तरह से सरकार के 3 अंग हैं, तीनों के शक्तियों का विभाजन किया गया है जिससे वे अपने अपने दायरे में रह करके कार्य करें। एक जो है अंग दूसरे अंग में उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी भी रूप में व्यवधान नहीं उत्पन्न करेगा। इस तरह से एक ऐसी व्यवस्था दी गई है लोकतंत्री व्यवस्था में, सरकार के अंगों का विभाजन किया गया है जिससे देश में शासन व्यवस्था सही रूप में संचालित हो सके। और इस तरह से ये व्यवस्था इसलिए दी गई है कि जो भी कानून बने, मान लीजिए सरकार अकेले कानून बनाती है तब भी दिक्कत होगी, तानाशाही कर सकती है। तो एक ऐसी व्यवस्था दी गई है कि संसद में जो है लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा जिसमें जनता के सीधे प्रतिनिधि चुने जाते हैं जनता के द्वारा, और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जिन प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं वे प्रतिनिधि राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव करते हैं। तो ऐसे स्थिति में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो जाता है और समाज के सभी वर्ग जब प्रतिनिधित्व होगा तो लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत होगा। तो इस तरह से सरकार के अंगों का विभाजन किया गया है जिससे लोकतंत्री व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या न आने पाए। तो सरकार के अंग के संदर्भ में आज आपने अध्ययन किया कि किस तरह से सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य है कानून का निर्माण करना। व्यवस्थापिका के अंग के संदर्भ में जैसा कि आपने अध्ययन किया, इसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। सेकंड पे है कार्यपालिका। कार्यपालिका मीन्स प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल आता है। और कार्यपालिका का कार्य क्या है? कानून को लागू करना। थर्ड है न्यायपालिका, तीसरा सरकार का तीसरा अंग है जिसके अंतर्गत इसमें आता है, इसका कार्य क्या है? कानून का पालन कराना। तो इस तरह से सरकार के 3 अंग हैं, तीनों के अंगों के कार्य व शक्तियों का विभाजन किया गया है जिससे किसी रूप में कोई कठिनाई न होने पाए। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।